नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक सूचना है, शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने छात्र छात्राओं के हित में प्रत्येक रविवार को आप सभी के लिए साइंस कंटेंट पर वीडियो बनाकर मुफ्त में उपलब्ध कराने का निर्णय मैंने स्वेच्छा से लिया है। वादा के मुताबिक हमने अभी तक प्रत्येक रविवार को नियमित रूप से क्लास लिया एवं वीडियो मुफ्त में उपलब्ध कराया है। प्यारे छात्र छात्राओं, रविवार को वीडियो रिलीज करने के लिए मुझे शनिवार को क्लास लेना पड़ रहा है, क्योंकि YouTube में अपलोड के लिए 1 घंटा का वीडियो अपलोड होने में लगभग 10-12 घंटा लेता है। ले रहा है कहिए, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा वीक रहता है। दूसरी ओर शनिवार को मेरा कार्यालय के कार्यों में मैं व्यस्त रहता हूँ। साथ ही साथ अपने कार्यालय के कार्य के अतिरिक्त मैं कोरोना नियंत्रण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान, क्षमता अनुसार अपना महत्वपूर्ण योगदान देता हूँ, जिसके कारण मुझे शनिवार को समय अभाव हो जाता है और आप सभी के लिए जल्दीबाजी में वीडियो बनाना पड़ता है। जल्दीबाजी में वीडियो बनाना मतलब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्वालिटी के साथ समझौता करना। इसलिए आप सभी को सूचित कर रहा हूं कि इसके बाद मैं शनिवार को क्लास लूँगा, यानी कि वीडियो बनाऊंगा और सोमवार को रिलीज किया जाएगा। याद रखिए, आपको प्रत्येक सोमवार को यानी कि एवरी मंडे को आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा साइंस कंटेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी होगी। आज आप एक्टर होंगे और मैं दर्शक। आज आप बताएंगे कि मैंने लास्ट क्लासेस में आपको कितना कुछ सिखा पाया, मेरा प्रयास कितना रंग लाया। तो चलिए आज का क्लास में मैं आपके साथ साथ मेरा भी रिव्यू कर लेता हूँ। मैं अपने आप रिव्यू कर लेता हूँ। आपको करना क्या है, आप कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए और मेरे द्वारा पढ़ाए गए विषयों से आप कितना सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, अपने आप समीक्षा कीजिए। अपने आप समीक्षा कीजिए। आपसे अनुरोध होगा कि आप मेरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट करें कि आप सफलतापूर्वक कितने सवालों का जवाब दे पाए हैं। ज़रूर कमेंट करें कि आप कितने सवालों का, मेरे द्वारा पूछे गए सवालों का कितने जवाब दे पाए हैं, इसको ज़रूर कमेंट करें। तो पहला सवाल ध्यान से सुनिए। मैं सवाल कहूँगा, उसके बाद थोड़ा सा रुकूंगा ताकि आप अपने आप में रिव्यू कर पाएँ कि जवाब कितना हद तक, कितने जल्दीबाजी में आप दे पा रहे हैं। तो पहला सवाल आज का, हृदय और उसके बीमारियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? हृदय और उसके बीमारियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा कार्डियोलॉजी। इसका आंसर होगा कार्डियोलॉजी। नंबर 2, हृदय कैसा अंग है? हृदय कैसा अंग है, यानी कि हार्ट कैसा ऑर्गन है? इसका आंसर है हृदय मांसपेशीय अंग है, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन। नंबर 3, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इसका आंसर है मानव हृदय में ये 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है ना? इसका आंसर है 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4
ये आपका होता है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नंबर चौथा, मानव हृदय में अशुद्ध रक्त सबसे पहले किस चेंबर में प्रवेश करता है? मानव हृदय में अशुद्ध रक्त सबसे पहले किस चेंबर में प्रवेश करता है? यानी कि इन चारों चेंबर में अशुद्ध रक्त किस चेंबर में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो इसका आंसर है राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में सबसे पहले अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। नंबर 5, रक्त दायां आलिंदी यानी कि राइट ऑरिकल से दायां निलय राइट वेंट्रिकल में किस वाल्व के खुलने से जाता है? यानी कि आपका राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में किस वाल्व के खुलने से जाता है? इसका आंसर है ट्राइकस्पिड। ये वाल्व को ट्राइकस्पिड कहा जाता है, यानी कि हिंदी में इसको त्रिकपाटिका। नंबर 6 में जाएंगे। एक ऐसा आर्टरी का नाम बताएं जिसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। यानी कि एक ऐसा अपवाद जिसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसका आंसर है पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि यहाँ से जो आर्टरी निकलता है और आपका लंग्स में जाता है। लंग्स में जो जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम लोग फफ्फुसिया धमनी कहते हैं। हिंदी में इसको फफ्फुसिया धमनी। इस तरह से नंबर 7 में जाएंगे हम लोग। नंबर 7 में वह कौन सा सिरा है जिसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है? जिसमें एक ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, अन्यथा बाकी सभी सिरा जितना सिराएं हैं सभी में अशुद्ध रक्त ही बहता है। तो ये एक अपवाद है। किस तरह से ये अपवाद है इसको देखिए। वो कौन सा सिरा है जिसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है? यानी कि लंग्स से जो सिरा आपका लेफ्ट ऑरिकल में जाता है वो है आपका, ये हुआ आपका जो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होता है ये शुद्ध रक्त को आपका लेफ्ट ऑरिकल चेंबर में हार्ट का लेकर जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8, किस कपाट के खुलने से शुद्ध रक्त लेफ्ट ऑरिकल बायां आलिंदी से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है? क्लियर? किस कपाट के खुलने से शुद्ध रक्त ध्यान दीजिए, शुद्ध रक्त लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है? किस कपाट के खुलने से? यानी कि ये वाला कपाट, इसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड के खुलने से जाता है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विकपाटिका। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9, फेफड़ा में रक्त में उपस्थित किस अपशिष्ट पदार्थ की शुद्धि होती है? मतलब रक्त में कौन सी अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल जो है उसका शुद्धि होता है फेफड़ा में?
फेफड़ा में रक्त में उपस्थित किस अपशिष्ट पदार्थ की शुद्धि होती है? यानी कि ये लंग्स जो है किसका शुद्धि करता है, इधर से कौन सा ब्लड को लेके जा रहा है और लंग्स क्या शुद्धि कर रहा है? तो इसका आंसर है यहाँ पर CO2 का शुद्धिकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का शुद्धिकरण होता है। नंबर 10, फेफड़ा में किस क्रिया से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज विनिमय होता है? यानी कि एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लंग्स क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है, ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है, ठीक है ना। तो इसमें इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ जो होता है किस क्रिया विधि से यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, इसको पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है डिफ्यूजन, यानी कि विसरण विधि। विसरण विधि से ये एक्सचेंज होता है गैस का। इस तरह से नंबर 11, हृदय कहाँ स्थित होता है? हृदय कहाँ स्थित होता है? इसका देखिए 3 को आंसर हो सकता है। हृदय जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में रहे उसको टिक लगाना है। नंबर 1 होगा एस्टर्नम में। एस्टर्नम को आप जानते ही हैं, एस्टर्नम जो टाई टाइप की जो हड्डी होती है ना, हमारा चेस्ट में जो टाई का जैसा हड्डी होता है उसको हम लोग एस्टर्नम कहते हैं, वहीं से जुड़ा हुआ रहता है हार्ट। दूसरा हृदय गुहा भी इसका आंसर हो सकता है। हृदय कहाँ स्थित होता है कहने से हृदय गुहा भी कह सकते हैं, क्योंकि लंग्स में जो गुहा बना हुआ रहता है उसको हम लोग हृदय गुहा कहते हैं, जहाँ पर हृदय अवस्थित रहता है। इस तरह से नंबर 3 भी आंसर सही हो सकता है। दूसरी और छठे पसलियों के बीच दूसरी और छठे पसलियों के बीच भी अवस्थित है, ये भी कह सकते हैं हम, ये भी कहना गलत नहीं होगा। 12 नंबर सवाल नंबर 12, मानव शरीर में कितने पसलियां होती है? मानव शरीर में कितने पसलियां होती है? इसका आंसर है 12 + 12, यानी कि टोटल 24 पसलियां होती है, कुल 24 पसलियां होती है। नंबर 13 नंबर में जाएंगे। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली मुख्य धमनी का क्या नाम है? हृदय से विभिन्न भागों को तक ले जाने वाली मुख्य धमनी जो है उसका क्या नाम है? इसका आंसर है आयोटा आर्टरी, आयोटा धमनी। आयोटा आर्टरी। 14 नंबर में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हृदय को 4 चेंबर में बांटने वाली पेशी का क्या नाम है? यह जो 4 चेंबर में बटा हुआ है, ये पेशी का क्या नाम है? इसका आंसर है, इस पेशी का नाम है एस्टेर्नम। एस्टेर्नम कहा जाता है, इस पेशी को एस्टेर्नम कहा जाता है। सॉरी, एस्टेर्नम तो आपका हड्डी हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। नाम एक जैसा है इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है ना। इस हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टम। सेप्टम कहते हैं इस पेशी को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टम। एस्टर्नम तो हम लोग टाई वाली हड्डी जिसको हमने कह रहे हैं उसको एस्टर्नम कहा जाता है। इस पेशी को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टम। हृदय को 4 चैम्बर में बांटने वाली पेशी को सेप्टम कहा जाता है। इस तरह से 15 नंबर पर जाएंगे। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेन काम इसका क्या है? इसका कार्य है रक्त को पंप करना, ब्लड को पंप करके ऑर्गन तक पहुंचाना।
नंबर 16 नंबर में जाएंगे। हृदय का आवाज चिकित्सक को कैसा सुनाई देता है? हृदय का आवाज चिकित्सक को कैसा सुनाई देता है? किस टाइप का सुनाई देता है चिकित्सक को आवाज? ये जब आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुलता है तभी हृदय का आवाज सुनाई देता है, और वो सुनाई देता है लब डब। लब ट्राइकस्पिड खुलेगा लब, बाइकस्पिड खुलेगा डब। ठीक है, इस तरह से लब डब का आवाज सुनाई देता है। नंबर 17वां नंबर का सवाल है, एक वयस्क व्यक्ति के हार्ट का वजन कितना होता है? यानी कि हार्ट का वजन कितना होता है? इसका आंसर है 300 ग्राम। 300 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, वयस्क व्यक्ति का सामान्य हृदय गति क्या होता है? वयस्क व्यक्ति का सामान्य हृदय गति क्या है? इसका आंसर है 72 बार प्रति मिनट। 72 बार धड़कता है हृदय प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 19 नंबर सवाल, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? मनुष्य में ब्लड प्रेशर कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 120/80 mmHg। ठीक है ना? इसका मतलब है आपका सिस्टोलिक जो है 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक 80। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? ठीक है ना? यानी कि किनकी भित्तियों मतलब दीवार, किनकी दीवारों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं ना, किसको कहते हैं? मतलब किनकी भित्तियों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। तो हमने बताया था कि ये धमनी, यहीं से आपका प्रेशर शुरू होता है, धमनी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा धमनी। ठीक है ना? धमनियों के भित्ति पर डाला गया रक्त द्वारा दाब को रक्तदाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 हृदय दाब का नियंत्रण कौन करता है? इसको हमने आप सभी को शायद टच नहीं किया है इसको। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, रक्तदाब का यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है, ये हम पढ़ेंगे ग्लैंड वाला चैप्टर में। ग्रंथि जब पढ़ेंगे तब ये क्लियर होगा, लेकिन बता देता हूँ इसका आंसर कि इसका आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। इसका आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। नंबर 22 नंबर सवाल, हृदय की धड़कन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन का क्या नाम है? हृदय की धड़कन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन का क्या नाम है? इसको भी हमने आपको नहीं बताया है। इसका हम लोग जब पढ़ेंगे ग्लैंड और हार्मोन के बारे में तब हम लोग को क्लियर होगा। लेकिन अब इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर है थायरोक्सिन हार्मोन या हार्मोन। 23 नंबर 23 ऑक्सीजन रहित या कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त, ऑक्सीजन रहित या कहिए कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रुधिर को मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? यानी कि हमारा बॉडी से
जो ब्लड हृदय में जाता है वो किसके माध्यम से जाता है? इसका आंसर है शिराएं। इसको शिरा कहा जाता है, शिराएं कहा जाता है, वेन्स कहते हैं इसको, ठीक है ना। इस तरह से 24 नंबर में जाएंगे। जब मानव हृदय में बायां निलय लेफ्ट ऑरिकल का संकुचन होता है तो रक्त कहाँ जाता है? जब हमारा ये बायां निलय जो है, ये बायां निलय आपका जो है संकुचित होगा, ये संकुचित होगा, तब हमारा रक्त जाएगा आयोटा आर्टरी में। इसका आंसर होगा आयोटा आर्टरी या महाधमनी इसको कहते हैं हिंदी में। इस तरह से 25 नंबर सवाल, मानव शरीर का सबसे बड़ी धमनी का नाम बताएं। मानव शरीर का सबसे बड़ी धमनी का नाम बताएं। इसका भी आंसर यही है, इसका आंसर यही है आपका आयोटा आर्टरी, आयोटा आर्टरी। नंबर 26, हृदय गति को सुनने का यंत्र को क्या कहा जाता है? हृदय गति सुनने का यंत्र को क्या कहा जाता है? जो डॉक्टर कान में लगा के आपका धड़कन सुनते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप लिख दे यहाँ, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप कहा जाता है हृदय गति का सुनने वाला यंत्र। 27 नंबर सवाल, हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? एक बार धड़कने में हृदय को कितना समय लगता है? यानी कि धड़केगा कब? जब आपका ट्राइकस्पिड से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, और लंग्स से होते हुए आएगा आपका राइट ओरिकल का जब खुलेगा बाइकस्पिड, तभी आपका धड़कन होगा, माने आवाज सुनाई देगा। तो क्या है, एक बार धड़कने में ये यानी कि एक चक्र पूरा करने में यहाँ पर जो समय लगता है वही आपका हृदय धड़कन सुनने का समय है। तो इसका आंसर होगा, एक बार पहुंचने में आपका 0.8 सेकेंड लेता है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। यानी कि धड़कन एक बार धड़कन को सुनने में समय लेता है 0.8 सेकेंड। इस तरह से 28 नंबर सवाल, नंबर 28, मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 28 नंबर सवाल है, तो मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? यानी कि टोटल ब्लड, यानी कि ब्लड में से अगर आरबीसी को हटा दिया जाए, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ब्लड माइनस आरबीसी इक्वल टू प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा टोटल ब्लड का मतलब मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, कहने से टोटल ब्लड का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, इसका जवाब देना है। तो इसका आंसर है 55%। 55% आपका प्लाज्मा होता है ब्लड में, टोटल 55% प्लाज्मा। इस तरह से 29 नंबर सवाल में जाएंगे, मानव रक्त के प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? जल कितना प्रतिशत पाया जाता है प्लाज्मा में? इसका आंसर है 90%। चूंकि प्लाज्मा क्या है? द्रव भाग है ब्लड का, तो स्वाभाविक रूप से 90% पाया जाना स्वाभाविक है। इस तरह से हमारा अगला सवाल है हमारा नंबर 30 में जाएंगे ना, हाँ, नंबर 30 नंबर में आएगा, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय
रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? कम होता है या ज़्यादा होता है? इसका आंसर है सोते समय रक्तदाब कम हो जाता है। सोते समय रक्तदाब कम हो जाता है, यानी कि रक्तदाब घट जाता है। सोते समय घट जाता है ब्लड प्रेशर। नंबर 31 रक्तदाब मापक यंत्र को क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है एस्फिग्मोमेनोमीटर। एस्फिग्मोमेनोमीटर एस्फिग्मोमेनोमीटर रक्तदाब मापने का यंत्र। इस तरह से 32 नंबर पर जाएंगे। स्वस्थ मनुष्य में कुल वजन का कितना प्रतिशत ब्लड होता है, रक्त होता है? स्वस्थ मनुष्य का कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त होता है? इसका आंसर है 7%। 7% ब्लड होता है। इस तरह से अगला 33 नंबर सवाल, 33 रुधिर का प्रकृति यानी कि रुधिर का नेचर क्या होता है या कैसा होता है? रुधिर का प्रकृति कैसा होता है यानी कि उसका नेचर अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है? इसका आंसर है क्षारीय। रुधिर का नेचर क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगला सवाल 34 नंबर, रुधिर का पीएच मान क्या होता है? रुधिर का पीएच मान क्या होता है? यानी पीएच स्केल पर अगर देखा जाए तो पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका कितना होता है? इसी स्केल से हम लोग हाइड्रोजन की आयन का मात्रा देख करके पता करते हैं कि इसमें आपका अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है ना? तो जब ये आपका क्षारीय है ब्लड तो स्वाभाविक रूप से पीएच मान 7 से ऊपर होगा और इसका आंसर है 7.4। इसका पीएच कितना होता है? 7.4। ब्लड का पीएच मान 7.4। 35 नंबर सवाल, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा गया है परीक्षा में। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? यानी कि बैंक के रूप में रिजर्व कौन सा ऑर्गन हमारा करके रखता है ब्लड को? इसका आंसर है पलीहा या तिल्ली। इसको अंग्रेजी में एस्प्लीन कहा जाता है। पलीहा, तिल्ली, एस्प्लीन कुछ भी रहे तो इसका आंसर करना है, जवाब देना है। 36 नंबर सवाल है 36, रक्त में पाए जाने वाली धातु का क्या नाम है? ठीक है, रक्त में भी एक धातु पाया जाता है, उस धातु को क्या कहते हैं? यानी धातु खनिज पदार्थ के रूप में रहता है, ऐसा धातु नहीं रहता है कि आपका बॉडी जंग लग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर है लोहा। लोहा आपका खनिज पदार्थ के रूप में ब्लड में रहता है। हम लोग लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? हीमोग्लोबिन। हमने आपको बताया हीमोग्लोबिन जो होता है, हीम का अर्थ होता है लोहा। ठीक है ना? हीम का अर्थ होता है लोहा। तो जान जाइए रक्त में हमारा हीमोग्लोबिन होता है और उसी को हम लोग कहते हैं। कौन सा धातु पाया जाता है बोलने से इसका आंसर है
लोहा। इस तरह से आगे जाएंगे। 37 नंबर, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से ऑक्सीजन विभिन्न भागों में ले जाया जाता है शरीर का? इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। इसको हिंदी में रहे कहीं पर तो इसको हीमोग्लोबिन को कहा जाता है लोहित कोशिका, यानी कि लोहा से बना हुआ कोशिका, लोहित कोशिका। इसमें हिंदी में ज़्यादा क्लियर है ना, लोहित कोशिका। इस तरह से 38 नंबर पर जाएंगे हम लोग। किसकी मौजूदगी के कारण रक्त जमता नहीं है? ब्लड क्यों नहीं जमता है हमारा बॉडी में? इसका आंसर के लिए हम लोग पढ़े थे। इसका आंसर होगा, इसका आंसर है हेपरिन या हेपारिन प्रोटीन। हेपरिन या हेपारिन प्रोटीन जो हमारा यकृत के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि हार्ट के द्वारा बनाया जाता है। सॉरी, यकृत मतलब आपका लीवर के द्वारा बनाया जाता है। इस तरह से 30 नंबर में जाएंगे। 39 नंबर में हम जाएंगे, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित किया जाता है? यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है, इसका आंसर होगा आपका WBC, या फिर कहेंगे हम WBC से। अगर WBC रहे तो WBC लगा देना है, ठीक, और नहीं तो लिखना है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट WBC जो होता है वो रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC, लाल रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि साइंटिफिक नेम इसका क्या है? लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट कहा जाता है लाल रक्त कोशिका को, का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट। इस प्रकार से 41 नंबर, सफेद रक्त कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? सफेद रक्त कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ल्यूकोसाइट। इसका आंसर है ल्यूकोसाइट। 42 नंबर में जाएंगे, प्लेटलेट यानी कि बिंबाणु, इसको हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है। प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि साइंटिफिक नेम इसका भी पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है, इसका नाम थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट कहते हैं इसको। 43 नंबर, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि रक्त कहाँ बनता है? इसका आंसर है अस्थि मज्जा। इसका आंसर है अस्थि मज्जा। 44 नंबर में जाएंगे, प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है? इस तरह से पूछा जाए कि प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे प्लाज्मा का निर्माण जहाँ WBC होता है वहीं पर आपका प्लाज्मा भी बनता है, जहाँ RBC बनता है वहीं पर आपका प्लाज्मा भी बनता है। तो इसका आंसर है बोन मैरो। 45 नंबर, RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? यानी कि RBC ब्रेकडाउन होने के लिए, मरने के लिए कहाँ जाती है? ठीक है ना। इसका आंसर है स्प्लीन, तिल्ली या पलीहा। यकृत भी होता है कहीं कहीं, लेकिन यकृत अगर दोनों रहे तो दोनों को टिक करना है। अगर मान लीजिए एक ही रहे और
पूछा जाए तो आपको पलिहा को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है, क्योंकि पलिहा में ज़्यादा मात्रा में आरबीसी ब्रेकडाउन होने के लिए जाता है। 46 नंबर, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का क्या काम है आपके बॉडी में? डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। 47 नंबर, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? मतलब जो 5 टाइप का हमने बताया, आपको पढ़ाया था डब्ल्यूबीसी, उसका सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है, यानी कि अधिक किसकी होती है ज़्यादा? तो इसका आंसर है न्यूट्रोफिल। 48 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 48, किसकी गतिविधि को नाड़ी दर कहते हैं? किसकी गतिविधि को नाड़ी दर कहते हैं? यानी कि यहाँ पर जो डॉक्टर साहब पकड़ के आपका नाड़ी दर मापते हैं, वो किसको छूते हैं, किसको टच करके वो अपना किसका एक्टिविटी को, गतिविधि को छू करके जानते हैं आपका नाड़ी दर को? तो इसका आंसर है धमनी। ठीक है ना, इसका आंसर धमनी। 49 नंबर, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितना बार धड़कता है? मतलब पैदा होने के बाद नहीं, बच्चा जब सृजन होता है, जब हार्ट बनता है, उसके बाद से ही धड़कना शुरू हो जाता है। और वो धड़कते धड़कते एक 70 साल एवरेज उम्र जो है 70 साल तक कितना बार धड़कता है? तो इसका आंसर है 2 अरब बार, लगभग 2 अरब बार धड़कता है। 50 नंबर सवाल है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या को कम कर दी जाए तो रक्त दाब में क्या परिवर्तन होगा? अगर किसी का ब्लड वेसल यानी कि इस तरह से जो ब्लड वेसल्स है, इसका हम लोग इस त्रिज्या को अगर कम कर देंगे, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसको अगर पतला कर देंगे तो हमारा क्या परिवर्तन होगा रक्तदाब में? यानी कि रक्तदाब घटेगा या बढ़ेगा, इसका जवाब देना है। तो स्वाभाविक रूप से है कि ये अगर पतला हो जाएगा हमारा तो रक्तदाब बढ़ेगा। ठीक है ना। अगर इसका त्रिज्या को हम लोग कम कर देंगे तो इसका रक्तदाब बढ़ेगा। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या को कम कर दी जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। 51 नंबर में जाएंगे, रक्त का अध्ययन या रक्त से संबंधित बीमारियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी रक्त का अध्ययन या रक्त से संबंधित बीमारियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है हेमाटोलॉजी या हीमाटोलॉजी कहा जाता है। 52 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 52, कितने प्रोटीन हैं जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होते हैं? कितने प्रोटीन हैं, टोटल कितने प्रोटीन हैं जो रक्त को जमाने में सहायक होते हैं? हमने आपको पढ़ाया था कि हमारा जो प्लाज्मा में भी 5 प्रोटीन होता है, और हमने पढ़ा प्लेटलेट जो है उसमें हमने पढ़ा था कि 5 प्रोटीन होता है। कौन कौन? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन। ये 5 को प्रोटीन होता है जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। यानी कि कितने प्रोटीन कहने से इसका आंसर होगा 5 प्रोटीन जो रक्त को थक्का बनाने में सहयोग करता है।
53 नंबर, हेपरिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? हेपरिन प्रोटीन का नाम आप लोग सुने ही हैं, हमने बताया है। हेपरिन प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनने नहीं देता है, यानी कि ऐसा माने एंटी क्लोटिंग फैक्टर हमारा बॉडी में है जो रक्त को थक्का बनने नहीं देता है, उसको हेपरिन प्रोटीन कहते हैं। ये कहाँ बनता है? इसका आंसर है लिवर में, यानी कि यकृत में बनता है। 54 नंबर 54, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त थक्का नहीं बन पाता है? अगर कौन सा विटामिन कम हो जाए तो वो रक्त थक्का नहीं बन पाएगा, यानी कि रक्त बनने में एक विटामिन जो है वो भी एक फैक्टर है रक्त जमाने में, जो कि रक्त जमाने का काम में आता है। उस विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। 55 नंबर 55, एक खनिज पदार्थ का नाम बताएं जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। देखिए वहां अगर विटामिन पूछा तो विटामिन के आपने बता दिए, लेकिन खनिज पदार्थ को पूछा जा रहा है तो आप क्या बताएंगे? एक खनिज पदार्थ का नाम बताना है जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। इसका आंसर है कैल्शियम। इसका आंसर है कैल्शियम, यानी कि ये हमारा 5 प्रोटीन था जो, उसके बाद हमारा एक विटामिन जो विटामिन के है और एक खनिज पदार्थ जो कैल्शियम है। ये हमारा ये माने तीनों फैक्टर जो हैं, प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम, ये तीनों फैक्टर रक्त को जमाने में सहयोग होते हैं और ये आपका प्लेटलेट में पाया जाता है। 56 नंबर, रक्त का किस कंपोनेंट में रक्त को थक्का बनाने का सारा फैक्टर मौजूद होता है? देखिए अभी हमने कहा ना सारा फैक्टर किस में होता है, तो उसका इसका सवाल इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त का किस कंपोनेंट में रक्त को थक्का बनाने का सारा फैक्टर मौजूद होता है? इसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट या फिर आप कहिए प्लेटलेट। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहिए या प्लेटलेट। 57 नंबर 57 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी यानी कि खून की कमी से होने वाला रोग हम लोग उसको कहते हैं। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एनीमिया। एनीमिया जिसको खून की कमी वाली रोग कहा जाता है। 58 नंबर 58 नंबर, किसकी अनियंत्रित विभाजन के कारण, मतलब किसकी अनियंत्रित विभाजन के कारण ब्लड कैंसर होता है? ब्लड कैंसर किसकी अनियंत्रित विभाजन के कारण ब्लड कैंसर होता है? इसका आंसर है WBC या फिर कहिए मोनोसाइट। WBC में मोनोसाइट सेल जो होता है अनियंत्रित विभाजन हो जाता है और अनियंत्रित प्रीमेच्योर सेल यानी WBC बन जाता है, ज़्यादा बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं माने कैंसर का पहला स्टेज, यानी कि कैंसर होता है ब्लड कैंसर, ठीक है ना, ऐसे कैंसर नहीं, ब्लड कैंसर उसको कहेंगे। इसके बाद 59 क्वेश्चन नंबर 59, प्लेटलेट की कमी के कारण होने वाला रोग को क्या कहा जाता है? यानी कि प्लेटलेट अगर कम हो जाए आपका बॉडी में, प्लेटलेट तो क्या हो जाएगा? प्लेटलेट मतलब ब्लड को थक्का बनाने वाला फैक्टर। सारा फैक्टर प्लेटलेट में मौजूद है थक्का बनाने वाला। अगर कमी हो जाए तो निश्चित, तो अगर आपका प्लेटलेट कम हो जाए बॉडी में तो आपका निश्चित तौर पर क्या होगा? ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। जिसको हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया, इस बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है। इस तरह से 60 नंबर सवाल, 60 और इसी को हम अंतिम करते हैं आज। 60 नंबर सवाल, प्लेटलेट की अधिकता के कारण होने वाला रोग को क्या कहा जाता है? प्लेटलेट की अधिकता से होने वाला रोग, अगर आपका बॉडी में प्लेटलेट ज़्यादा हो जाए
तो क्या होगा। निश्चित तौर पर अगर आपका प्लेटलेट बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो आपका हेपरिन प्रोटीन जो है वो कम होगा, और हेपरिन प्रोटीन कम होने से आपका ब्लड क्या होगा, अंदर ही थक्का हो जाएगा, ब्लड के अंदर ही थक्का हो जाएगा। ब्लड का थक्का होने का कहाँ काम है उसका, शरीर का आउटर साइड, बाहरी भाग में हमारा थक्का होना चाहिए ब्लड को, लेकिन वो थक्का हो जाएगा अंदर में ही, और अंदर में ही थक्का अगर हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेटरी आपका सिस्टम, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो बाधित होगा, और आपका ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं फट जाएगा। ठीक है, इसको फट जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं यानी कि ब्लास्ट कर जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं, इस बीमारी को यानी कि प्लेटलेट की अधिकता के कारण होने वाली बीमारी को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिक यानी कि शिराएं, धमनियां जो है फट जाता है। तो ये मेरे द्वारा कुल 60 प्रश्नों का प्रश्न पूछा गया एवं सभी प्रश्नों का व्याख्या के साथ उत्तर भी बताया गया। आप हमें इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इन 60 प्रश्नों में आपके द्वारा कितने सवालों का सही जवाब दिया गया, कितने सवालों का सही जवाब दिया गया, ताकि मैं भी रिव्यू कर पाऊँ, मेरा भी रिव्यू हो जाए कि हमने आपको पिछली कक्षाओं में कितना पढ़ाने में कितना समझाने में सफल हुआ। अगला क्लास में हम पढ़ेंगे, यानी कि अगला वीडियो में आप पाएंगे कि ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होता है ब्लड ग्रुप, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है, किस ग्रुप का ब्लड को किस ग्रुप के इंसान पर ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है, क्या नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है क्या, इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे ब्लड ग्रुप में कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए हो और पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो तो उनके संतान का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, क्या होगा। ठीक है ना, इन सारी माने बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो केवल आपके माने पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं, ये दैनिक जीवन के क्षेत्र में भी काम आने वाला होगा कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप को कहाँ ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। इसको जानेंगे तभी तो आप ब्लड दान कर सकते हैं, या तभी तो आप ब्लड किसी का ले सकते हैं। तो ठीक है, ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। लेकिन याद रखिएगा, इस बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने मेरे कितने सवालों का सफलतापूर्वक जवाब दे पाया। धन्यवाद।